हमारे सेंटर पे डेली 3-4 लोग नए नए पेशेंट आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले बात किया है, आने का समय निर्धारित किया, लेकिन उस समय नहीं आ पाए। संयोगवश उनका पटना आना हुआ, अलग स्टेट वाले लोग हैं तो संयोगवश वो पटना आए, तो उस टाइम में फ़ोन करते हैं, मिलने चले आते हैं, असेसमेंट के लिए आ जाते हैं। तो अभी तक जितने भी लोग इस तरह के रैंडमली आते हैं, सारे लोगों को जनरली हम समय आधे घंटे का देते हैं, कंसल्टेशन और असेसमेंट का जो ये होता है, तो आधे घंटे का समय देते हैं, उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर समझाते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बच्चे को प्रॉब्लम है आपके, उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानना अगर ज़रूरी है तो वो आपका है। आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चे में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे कैसे किया जा सकता है। हम हमेशा इसी पे डिस्कशन करते हैं कि प्रॉब्लम आपके बच्चे में ऐसे ऐसे है और इसका रूट कॉज ये हो सकता है, वो क्लियरली बताते हैं, और इसका सॉल्यूशन कैसे कैसे हम करेंगे वो भी क्लियरली बताते हैं, ताकि आपको सही से पता चले कि हाँ आपके बच्चे को प्रॉब्लम है क्या, और ट्रांसपेरेंसी रहे, पार्शियलिटी नहीं रहे किसी भी ट्रीटमेंट के प्लान में या फिर किसी भी बात में पार्शियलिटी नहीं रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, आपको क्लियरली पता हो, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो पेशेंट्स आदमी खो देता है धीरे धीरे, तो फिर उसके बाद इधर उधर भागना शुरू करता है कि ये करा लेते हैं वो करा लेते हैं। ये इन सब चीज़ों से क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है और मनी वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। तो इसलिए क्लैरिटी के साथ हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। अब एक्सप्लेन करने के मामले में क्या होता है कि जब एक्सप्लेन हम करते जाते हैं तो मूल बातें जो होती हैं वही हम बताते हैं। जितने लोग मेरे पास आ चुके हैं, अभी तक सैकड़ों लोग इस तरह के आ चुके हैं जो कि फिजिकल सेशन में यहाँ आए हैं, फिजिकली असेसमेंट वगैरह कराने के लिए आए हैं, तो उनसे जो उनकी जो काउंसलिंग हुई है, उनसे जो बातें हुई है, उसमें मैंने एक चर्चा हमेशा किया है कि हमारी बॉडी में, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, आपको डायबिटिक जो है, आपको हाइपरटेंशन है, मतलब मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको हाइपरटेंशन, या फिर स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, डिप्रेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स इंसान की लाइफ में चल रही है, उन सब का एक रूट कॉज कुछ तो होता होगा। तो मेन रूट कॉज इसका होता है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब होना। अभी बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है वो बता देते हैं। सिंपल सी बात आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि जैसे हम लोग को मान लीजिए कि किसी सुबह, मान लीजिए कि कल सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, कहीं हमको इंटरव्यू के लिए जाना है या फिर जॉब के ज्वाइनिंग के लिए जाना है, दिल्ली या मुंबई कहीं भी जाना ज़रूरी है, 6 बजे की फ़्लाइट है। रात में हम क्या करेंगे, घर के सारे सदस्य जितने भी हैं सबको हम बोल देते हैं कि 5 बजे एनी हाउ हमको उठा देना, क्योंकि सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है, मिस नहीं होनी चाहिए। मिस होने से क्या है कि आपका फ़्लाइट का टिकट का पैसा ही वेस्ट नहीं होगा, आपका जो वो ज़रूरी काम है वो भी नहीं हो पाएगा। इसके वजह से क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग पूरी तरह से अलर्ट होकर सबको बता देते हैं कि 5 बजे ही जगा देना। घर में जितने भी अलार्म के सोर्सेस हैं सब में हम अलार्म लगा देते हैं, घड़ी हो, मोबाइल हो, कि 5 बजे एनी हाउ हम उठ जाएं। ये सारी बातें आपने कर ली। उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे ही 11-12 बजे सोने गए, हर एक घंटे पे आपकी नींद अपने आप खुलते रहेगी और पता चलेगा कि 5 बजे आपने सबको बोला है, अलार्म भी 5 बजे बज रहा है, घर वाले भी 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे से आप खुद ही उठ के बैठे हुए हैं। क्योंकि हर एक घंटे पे आप घड़ी देखेंगे कि अच्छा अभी 2 बज रहा, अच्छा अभी 3 बज रहा, 1 घंटे और सो लेते हैं। 4 बजे के बाद आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो पूरी तरह से सेट हो गया, वो कॉन्शियसनेस आ गई कि नहीं, अगर नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, नहीं उठेंगे तो नुकसान हो जाएगा, और ये जो छूट जाएगा तो इससे लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर इस तरह का भाव लेके आप सोते हैं तो आप ऑटोमेटिकली यही आपके साथ होना है, आप जग जाएंगे समय से और अपने काम पे आप चले जाएंगे। मतलब आपको फ़्लाइट लेनी है तो आप टाइमली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, वहाँ से फ़्लाइट लेंगे। ठीक, ये सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। अब ठीक इसके उलट जाते हैं कि मान लिया कि आपकी ट्रेन की टिकट है और क्या है कि आपको लगता है कि अच्छा छूट भी गए, या फिर मूवी की टिकट कभी कभार हम लोग ले लेते हैं, तो 150-200 की मूवी की टिकट होती है, और सडन कोई क्या ये होता है कि सुबह का, मान लीजिए कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो के नाम पर पहला ही शो आपने सुबह का बुक कर लिया, संडे का दिन है, हो सकता है कि आप सोने गए
तो इतना भी ये नहीं लगता है कि अच्छा नहीं भी उठेंगे तो क्या है 100-150 रुपये का नुकसान होना है, उससे ज़्यादा ये नहीं। जब ये सोच के आप सोएंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप मूवी का टाइम निकल गया, 1-1.5 घंटे बाद तक आप जगे, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उससे आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होना, मतलब आप उसके लिए उतने एक्टिव नहीं हैं। तो माइंड कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना किस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। तो वही वो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसमें ही ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी फंक्शन करता है। आप देखेंगे कि अगर आपके बॉडी में सुस्ती ज़्यादा है तो क्या होगा कि अब सुस्ती ज़्यादा है, किसी भी काम करने से पहले आप 10 बार सोच रहे हैं तो लगेगा कि नहीं, मतलब बॉडी अलाउ ही नहीं कर रहा आपको वो काम करने के लिए, क्योंकि आप खुद मन से ही सुस्त पड़े हुए हैं। इसी को अगर टॉर्चर करके मन को थोड़ा सा एक्टिव कर लें, थोड़ा सा दौड़ाने लगेंगे, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका सारा काम टाइमली होते जाएगा, सारा काम समय से होगा, सारा काम एकदम परफेक्ट तौर पे होगा। तो इससे आप लोग काफ़ी रिलेट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक होता क्या है। अगर आप हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारे धर्म ग्रंथ के हिसाब से, हमारी मान्यता के हिसाब से ये जो दोनों आँख दिख रहा है ये बाहरी आँख होता है, और यहाँ ठीक बीचों बीच बोला जाता है कि तीसरी आँख, थर्ड आई जो बोला जाता है, त्रिनेत्र, जैसे भगवान शंकर का बोला जाता है कि उनका त्रिनेत्र खुलता है, तो वो जिसका तीसरी आँख जिनकी खुल जाती है वो फ्यूचर देख सकते हैं, वो पास्ट देख सकते हैं। ऐसे ही मान्यता है हमारे धर्म में और ये काफ़ी हद तक सही भी है। तो साइंस इन बातों को नहीं मानता है, तो हम क्या करते हैं कि इसका साइंटिफिक ये भी देते हैं कि जैसे दोनों आँखों के बीच, यहाँ बीचों बीच जो हम लोग टीका लगाते हैं यहाँ माथे पे, टीका इधर भी लगा सकते थे, टीका इधर भी लगा सकते थे, इधर भी लगा सकते थे, यहाँ बीचों बीच ही टीका क्यों लगाते हैं? उसका कुछ तो साइंटिफिक रीज़न होगा, कुछ आध्यात्मिक रीज़न है, ठीक है, लेकिन साइंटिफिक रीज़न में कुछ तो होगा। तो ठीक यहाँ बीचों बीच एकदम ब्रेन के मिड में एक एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड होता है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है वो होता है, वहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन हार्मोन, और मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारा स्लीप हार्मोन होता है। मतलब मेलाटोनिन जिनमें प्रॉपरली सिक्रीट होगा उनको प्रॉपर साउंड स्लीप आएगी, जिनमें प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होगा उनको अच्छे से नींद आएगी ही नहीं, क्योंकि मेलाटोनिन डिस्टर्ब्ड हो गया। तो ये जो पीनियल ग्लैंड हमारा होता है इसको साइंटिफिक भाषा में थर्ड आई ही बोला जाता है, तीसरी आँख बोला जाता है। तो ये वही होता है जो तीसरी आँख बोला जाता है। अब जिनका ये पीनियल ग्लैंड प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहा है वो अच्छे से सोते हैं, सही समय पे उठते हैं, सही समय पे सो जाते हैं। तो जिसको इतना मिल गया अभी के टाइम में, साउंड स्लीप जिसको मिल गया, जो अच्छे से 8 घंटे की नींद ले लेता है, बेड पे जाते ही 2-3 मिनट के अंदर सो जाता है, और जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अगर 4 बजे चाहे तो वो जग जाता है, तो उससे बढ़िया, उससे सुखी जीवन अभी के समय में कुछ है भी नहीं। तो समझ लीजिए कि आपका त्रिनेत्र खुल ही गया। तो अब पीनियल ग्लैंड फंक्शन कैसे करता है, इसको तीसरी आँख क्यों कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक की बात क्यों हो रही है, अब इन सब बातों पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी होता है, तो इसमें जैसे कि आपने अलार्म बाहरी घड़ी में लगाते हैं, वैसे ही आपने जैसे सोचा था कि हाँ एयरपोर्ट टाइमली जाना है तो उस दिन चले गए, एग्ज़ाम हो आपका नहीं छूटेगा, कोई ज़रूरी काम नहीं हो तो क्या होगा, सुबह आप चाहे 8 बजे जाना हो आप 10 बजे तक सोए ही रह जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम हो, ज़रूरी एग्ज़ाम हो, फाइनल एग्ज़ाम हो, किसी भी क्लास में हैं, या फिर कोई इंटरव्यू वगैरह है, या फिर आपका बीपीएससी यूपीएससी किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, वो आप मिस नहीं कर पाते हैं। तो बस वही है कि जैसे आप सोचेंगे उसी हिसाब से आप बनते जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, ये एक हमारे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। जितने भी जीवित जंतु हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में ये सर्कैडियन रिदम, एक रिदम होता है, ये 24 घंटे का एक साइकिल चलाता है जिसको बोलते हैं सर्कैडियन रिदम, और ये यही पीनियल ग्लैंड से ही रेगुलेट किया जाता है ये सर्कैडियन रिदम। तो सर्कैडियन रिदम में होता क्या है कि ये 24 घंटे का एक साइकिल है। अब बात करते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक फंक्शन कैसे करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा जो होता है, जैसा मैंने बताया कि बीचों बीच होता है, यहाँ हम टीका भी जो लगाते हैं, चंदन वगैरह का टीका लगाते हैं ताकि यहाँ से एब्जॉर्ब होके जाए, तो मतलब कि हमारे दिमाग को ठंडा रखे, उसी के लिए चंदन का बोला जाता है। उसमें भी महत्व है, मलयागिरी चंदन का बोला जाता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है।
तो बस बोला जाता है कि अगर ज़्यादा आपको क्रोध आ रहा है, ज़्यादा आपको एग्रेशन आ रहा है, ज़्यादा आप इरिटेटेड रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो चंदन का टीका आप यहाँ पे लगाएंगे तो बोला जाता है कि आप शांत रहेंगे। मतलब क्या है कि पीनियल जो ग्लैंड है हमारा, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। अब जब हम ध्यान में, मेडिटेशन में भी जाते हैं तो मेडिटेशन का तरीका ही लोग को 90% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मेडिटेशन में करना होता है, या पूजा पे जो हम बैठते हैं तो करना क्या होता है लोगों को नहीं पता। तो उसमें करना यही होता है कि दोनों आँख जो हम बंद करके पूजा करने के लिए हाथ जोड़ के बैठते हैं, और हाथ जोड़ के जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तब तक याद आता है कि अच्छा ऑफिस में आज लेट पहुँचेंगे तो बॉस हमको गाली देगा, और फिर उसी में दिमाग में आता है कि अच्छा मेरा जूनियर आएगा तो उसको हम गाली देंगे। मतलब ये है कि दुनियादारी की बातें ही सोचते रहते हैं। आंख बंद करते ही क्या है कि बाहर की चीज़ें दिखनी बंद हो गई, अब हम दुनियादारी की बातें सोचने लगते हैं। बचपन की बातें जो कभी याद नहीं भी आती थी कि मैंने उसको मारा था, उसने मुझे मारा था, हम उसका उतना पैसा ले लिए, वो मेरा उतना पैसा ले लिया, उससे कैसे रिकवरी करेंगे, मतलब दुनिया की तमाम बातें जैसे ही आप आँख बंद करेंगे ये सारी बातें आपके दिमाग में घूमते रहती हैं। लेकिन सही में मेडिटेशन का तरीका ये होता है कि जैसे ही आपने आँख बंद किया, ताकि ये बाहर का जो भी सामान यहाँ पे मौजूद है सांसारिक, वो उसमें आपका ध्यान न बटे, इसलिए आप आंख बंद किए, यहाँ पे कंसंट्रेट, बीचों बीच कंसंट्रेट करना होता है। ये भी पीनियल ग्लैंड को रेगुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए होता है। तो जैसे ही आप आंख बंद करेंगे और एकदम यहाँ दूर देखते जाते हैं आप, तो ये सब हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि मेडिटेशन का जब हम करते हैं तो भले वो 5-10 मिनट का ही हो, लेकिन करते हैं तो इसलिए क्या होता है उससे दिमाग स्थिर रहता है। पहले हम भी बहुत एग्रेसिव रहते थे, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ठीक रहते हैं। तो वही होता है कि एकदम बीचों बीच यहाँ पे कंसंट्रेट करना होता है। दूर जब आप देखते जाएंगे इधर उधर की बातों से हट के, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक ब्लैक होल टाइप आपको दिखते जाएगा। धीरे 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 वो जैसे ही जितना आप ध्यान टिकाएंगे धीरे धीरे वो क्लियर होते जाएगा और लाइट वहाँ से दिखेगी। खैर, तो ये उस लेवल तक पहुँचने के लिए काफ़ी समय लगता है। तो मेनली यही होता है, वो पीनियल ग्लैंड को ही स्टिमुलेट करने का वो भी ये होता है, वो एक मेथड है। तो हम बात कर रहे थे अब सर्कैडियन रिदम की। सर्कैडियन रिदम रेगुलेट कैसे होता है? लाइट के साथ ये जनरेट होता है। जैसे ही लाइट हमारी आँख के रेटिना पे पड़ेगी तो यहाँ से लाइट क्या होता है कि जैसे ही लाइट पड़ेगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाएगा, और हमारा हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, हायर सेंटर जो होता है, उसमें हाइपोथैलेमस में एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस। इसके बारे में डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, आप सिंपल में समझ लें। सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस पे वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वहाँ मैसेज जाता है, और सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस के पास जब लाइट का मैसेज आता है कि अभी लाइट है मतलब उजाला है, तो वहाँ से वो क्या करता है कि मेलाटोनिन, वहाँ से वो पीनियल ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि जैसे सुबह की बात करें तो सुबह में जैसे ही ये होता है, सारे जीव जानवर कैसे ही 4 बजे 5 बजे सुबह में उठ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही दिन फ्रेश होने लगता है, थोड़ी जैसे सूर्योदय से थोड़ा सा पहले जो उजाला होता है, तो सारे जानवर सोए से जग जाते हैं। कैसे जग जाते हैं? क्योंकि आँख भले ही वो थोड़ा सा बंद किए हैं, जैसे ही लाइट वहाँ से जाती है तो वहाँ से मैसेज वहाँ जाएगा, और वहाँ जाके सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस वो पीनियल ग्लैंड को मैसेज भेजेगा, और पीनियल ग्लैंड क्या हुआ कि अब लाइट के साथ ही रेगुलेट हुआ, और धीरे धीरे क्या करेगा, वो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर देगा। और मेलाटोनिन हार्मोन को जब सिक्रीट करना बंद करेगा तो क्या होगा कि आपकी स्लीप खत्म हो जाएगी, अब आपको उठने का समय हो गया, तो आपको अब उठ जाना चाहिए। तो लाइट के साथ ये रेगुलेट होता है, और उसी के हिसाब से हमारी बॉडी में केमिकल बैलेंस इम्बैलेंस चलते रहता है दिन भर के ये में। तो इससे हम फील करते हैं कि सुबह में जैसे ही हम उठते हैं तो एनर्जाइज्ड फील करते हैं, काफ़ी एनर्जी होती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आप अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है उसको परफॉर्म करेंगे तो दोपहर तक तो एनर्जी पूरी हाई लेवल पे रहती है। उसी अब धीरे धीरे केमिकल बैलेंस इम्बैलेंस होते शाम तक होते क्या होता है कि हमारी बॉडी में पूरी तरह से थकान होने लगता है। इसीलिए क्या होता है कि हम शाम में जब आते हैं उसके बाद अपने डिनर वगैरह के बाद अब 9-10 बजे तक क्या होता है कि गाँवों में अगर जाएंगे तो 9-10 बजे तक पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, क्योंकि गाँवों में दूर दूर पे घर होता है, कई कट्ठा में तो एक घर होता है। तो इसलिए क्या है कि हर जगह लाइट की सुविधा नहीं है। तो 7-8 बजे जैसे ही सूर्यास्त हुआ, 7 बजे तक, 6:30-7 बजे तक, उसके बाद धीरे धीरे बत्ती वगैरह भी है तो गाँव में लाइट भी कम होती है, तो इसलिए 9 से 10 बजे तक आखिरी लोग सो जाते हैं। शहरों में यही चीज़ें नहीं हैं।
क्या है कि 12-12 1-1 बजे तक लोग जगे रहते हैं। तो होता ये है कि जैसे ही सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, आप एग्जॉस्टेड हो गए, पूरी तरह से आप थक भी गए, लेकिन फिर भी क्या है कि शहरों में लाइट की सुविधा है। दिन भर आपको लाइट में तो रहना ही रहना है, रात में भी आप लाइट में काम करते हैं, जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, जो लोग नाइट में ऑफिस वर्क करते हैं, जो लोग रात में जिम वगैरह करते हैं, या फिर जो हम लोग मोबाइल और लैपटॉप वगैरह के लाइट के सामने बैठे रहते हैं, तो जो स्क्रीन की लाइट जो है वो ब्लू रे जो होती है वो हमारे रेटिना पे जाते रहती है। रेटिना फिर भी क्या करता है कि मैसेज वहाँ भेजता है कि नहीं अभी लाइट है, मतलब तुम अभी पूरी तरह से मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करोगे। तो अब क्या करता है कि पीनियल ग्लैंड कहता है कि नहीं लाइट है तो अभी तो मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होना चाहिए। तो ये लाइट कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक है। अब ये लाइट जब तक सामने रह रहा है तब तक प्रॉपरली मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा, और प्रॉपरली जब मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो प्रॉपर आपकी स्लीप नहीं होगी, और प्रॉपर आपकी जब स्लीप नहीं होगी तो प्रॉपर आप जब साउंड स्लीप लेंगे ही नहीं तो आप सुबह में फ्रेश उठेंगे नहीं, और सुबह में जब आप फ्रेश उठेंगे नहीं तो क्या सुबह और क्या रात, दिन भर का वो सारा एनर्जी लेवल एक ही रहेगा, मतलब आप पूरी तरह से थकान फील करेंगे। और यही चीज़ें कुछ महीनों कुछ सालों तक चलते क्या होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, उसकी वजह से ओबेसिटी मतलब मोटापा, और मोटापा मतलब कि अब धीरे धीरे आप हाइपरटेंशन के मरीज होंगे, डायबिटिक हो सकते हैं, आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ रही है। किस वजह से? सिर्फ ये आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से। मतलब जो रेटिना पे अभी लगातार लाइट, अभी हम रात में ये वीडियो बना रहे हैं तो ये सामने से लाइट रखा हुआ है, सब ओर से लाइट जल रहा है, तो आँख पे ये मैसेज जा रहा है लाइट का कि अब नींद नहीं आ रही है। नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि लग रहा है कि अभी आँख को, रेटिना को तो यही लग रहा है ना कि दिन है, तो ये कन्फ्यूज्ड है। अब ये वहाँ पे मैसेज भेज रहा है कि नहीं अभी तो दिन है, तो मेलाटोनिन कह रहा है कि नहीं अभी सिक्रीट नहीं करना है, अभी पीनियल ग्लैंड कह रहा है कि अभी मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करना है क्योंकि अभी तो दिन है। अब जब मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करना है इसलिए हमको नींद नहीं आ रही है। अब नींद नहीं आ रही है तो क्या है कि अब लेट से सोएंगे तो लेट तक सोएंगे, और लेट तक सोएंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस रूटीन में होना ही होना है। तो अब आप लोगों को समझ में हर किसी को आ गया होगा, 70-80% लोगों के लाइफ में यही प्रॉब्लम चल रही है, और इसी की वजह से चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया मतलब वो जो डायबिटीज़ वगैरह जो होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है क्या? हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब प्रॉपरली जब सिक्रीट होगा ही नहीं मेलाटोनिन तो प्रॉपर स्लीप आपको होगा नहीं। चिड़चिड़ापन तो आपके चिड़चिड़ापन के लिए जो जो हार्मोन एसिटाइलकोलिन वगैरह सिक्रीट होगा, आप इरिटेटेड रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसी की वजह से मोस्टली प्रॉब्लम ह्यूमन की लाइफ में, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ मानव प्रजाति ऐसा प्रजाति है कि जो कि सबसे बुद्धिमान है, क्योंकि इसके पास सोचने समझने की तार्किक क्षमता है, तार्किक शक्ति है, और कहीं ना कहीं इसकी बुद्धिमानी ही इसको खाए जा रही है और इसकी वजह से प्रॉब्लम है। अब इसी सर्कैडियन रिदम बिगड़ने का एक एग्जांपल देते हैं, जैसे जेट लैग आप लोगों ने सुना होगा। जेट लैग मतलब समझा देते हैं जो लोग नहीं जानते हैं कि आप एक टाइम जोन में, जैसे पटना में हम हैं तो यहाँ का टाइम जोन कुछ अलग है। अब इस टाइम जोन से मान लीजिए कि हम कहीं दूसरे कंट्री में चले गए तो वहाँ का टाइम जोन अलग हो जाएगा। तो एक टाइम जोन से हम मान लीजिए यहाँ जहाज़ में बैठे और किसी दूसरे कंट्री, यहाँ से दिल्ली जाएंगे और वहाँ से उड़ान लेंगे तो किसी दूसरे कंट्री, मान लीजिए सऊदी या फिर दुबई वगैरह कहीं चले गए, तो दूसरे टाइम जोन में जैसे ही हम पहुँचेंगे तो क्या होगा कि अब टाइम जोन चेंज हो गया, बॉडी वैसे ही रही, आप उसमें बैठे रहे, आप टाइम जोन, एक टाइम जोन से अलग टाइम जोन में प्रवेश कर गए। अब वहाँ से उतरते हैं, आप जहाज़ में आराम से बैठ के सो के गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप वहाँ उतरेंगे तो चूंकि टाइम जोन चेंज हो गया इसलिए बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे ही आप उतरेंगे, आप रेस्ट रूम में या फिर आपके जहाँ भी होटल वगैरह बुक किया है, आप जैसे ही कमरे में जाएंगे 1-2 दिन तक तो आपको लगेगा पूरी बॉडी में फटीग हुआ है, पूरा थकान हुआ है, लगेगा देह भरभरा के गिर जाएगा। ये होता है जेट लैग। तो ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब्ड होने की वजह से है।
तो ये एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने का ही नतीजा है, इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते। ये सर्केडियन रिदम हमारा बिगड़ गया, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया, इसको फिर से रेगुलेट करना पड़ता है। जैसे घड़ी चलते चलते रुक जाए या फिर बैटरी स्लो हो जाए तो उसको फिर से बैटरी लगा के और जो टाइम स्लो हो गया उसको प्रॉपर टाइम पे सेट करना होता है। सेम वैसे ही इसमें होता है। तो जेट लैग भी इसका एक एग्जाम्पल है। अभी सबसे ज़्यादा ये यूथ में कॉमन है, क्योंकि यूथ के हाथ में सबसे ज़्यादा मोबाइल है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे दिन भर यूथ मौजूद है और रात में भी वो मौजूद है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और क्या क्या बहुत सारे साइट्स हैं, हर जगह युवा मौजूद है। अभी तो धीरे धीरे एडवांस एज वाले लोग भी अब धीरे धीरे इस पे आ रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सोशल मीडिया जो है ये सोशल इंटरेक्शन के लिए नहीं, ये सोशल आइसोलेशन के लिए आपको समाज से अलग कर रहा है। आप दोस्तों से, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, एक दूसरे के विचार शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या है कि उस पे जाके राजनीति कर रहे हैं, अपने मतलब की चीज़ों से ये कर रहे हैं और वहाँ सोशल मीडिया कहने का ही है, लेकिन कहीं भी उससे कुछ भी हम सामाजिक नहीं हो रहे हैं। हम धीरे धीरे सब लोग एकांत में जा रहे हैं और हम लोग को लगता है कि उस पर 1000 लोग हमको फॉलो करता है तो वो हमारा शुभचिंतक है। नहीं, वो आज है, वो कल नहीं है। तो इन सब तरह की चीज़ों से सबसे ज़्यादा युवा इसके शिकार हैं। अभी के टाइम में क्या होता है कि लेट नाइट तक जो काम करते हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, नाइट वर्कर हैं या फिर गार्ड की ड्यूटी जो होती है, तो क्या होता है कि उनके डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट होता है। तो जो गार्ड लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या फिर जो लोग भी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वो हो सकता है कि ये आईटी के क्षेत्र में हो तो वो रात भर वो काम चलते रहता है। ऑपरेटर वगैरह लोग हैं जो मतलब जिनकी नाइट ड्यूटी वाले, जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो नाइट ड्यूटी पे होते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह की ड्यूटी पे। जिन जिन लोगों की नाइट ड्यूटी है, कहीं ना कहीं उनमें कुछ समय के बाद धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप करनी है, क्योंकि रात जो है वो प्रॉपर सोने के लिए है। नहीं सोएंगे तो प्रॉपर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक फंक्शन नहीं करेगा, तो प्रॉपर सर्केडियन रिदम आपका चलेगा नहीं, और सर्केडियन रिदम जब प्रॉपर चलेगा नहीं तो आपकी बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली चलेगा ही नहीं, क्योंकि सारा हमारे बॉडी का सारा फंक्शन जो है वो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है, मतलब हार्मोनल बैलेंस, इम्बैलेंस, तो हार्मोन प्रॉपर बैलेंस्ड रहेंगे तभी जाके आप खुश रहेंगे। आपको क्या लगता है कि आपको ये जो घाव हो रहा है, मान लीजिए कि कहीं कट गया, फट गया, घाव हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको फिजिकली थोड़ा सा ये हो रहा है, लेकिन आप उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं है। उस घाव से बार बार एक टीस उठती है, बार बार एक पेन फील होता है, तो वो सेंस जाता है, वो सेंसरी नर्व के थ्रू जा रहा है आपके ब्रेन को, तो उससे आपको दुख होता है, उससे आपको पीड़ा होती है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा, अगर नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करे तो कहीं जिनका नर्व डैमेज होता है, जैसे कि ये होगा कि न्यूरोपैथी जिन पेशेंट्स में होती है, तो उनको फील ही नहीं होगा, उनको कुछ भी ये कर देंगे, काट देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, उनको फील नहीं होगा। हमारा प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है नर्वस सिस्टम, इसलिए हमको वो फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं हमारे नर्वस सिस्टम से ही जुड़ी हुई हैं। तो रूट कॉज यही है। अब रूट कॉज जिनमें प्रॉब्लम डायबिटीज़ की है, थायराइड की है या फिर जो भी है, कुछ कारण और भी हो सकते हैं कि प्रॉपरली इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो रहा हो, डायबिटीज़ उसके हो रहा है। आपका ये हो रहा है कि आप फिजिकल फंक्शन नहीं करते हैं, तो उसमें क्या चलना फिरना नहीं है, दौड़ना धूपना कम है, तो आपको क्या होता है कि धीरे धीरे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आलस्य तो है ना, तो वो आपका वो जो सर्केडियन रिदम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करे, इसलिए तो आप आलसी हुए। तो ये कहीं ना कहीं रूट कॉज यही है। अब इसको सुधारना कैसे होता है, ये चीज़ों को आप जान लेंगे, और जैसे ही इसको सुधारेंगे आपकी 70-80% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इस पे बात करेंगे, 2-3 पॉइंट्स पे और बात करके तब इसके बारे में बात करेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हमारा सर्केडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने का सबसे बड़ा कारण है अभी हर घर में हाथ में मोबाइल होना। ये मोबाइल फ़ोन जो है हमको लगता है कि सुविधा के लिए है, सुविधा के लिए भी है, इससे आप देश दुनिया से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। सिंपल सी बात समझिए, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में सर्केडियन रिदम उसी तरह से काम करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक उसी तरह से फंक्शन करता है। अब मानव को अलग कर लीजिए और बाकी सारे जीवों को अलग कर लीजिए। एक उदाहरण से समझिए कि जिस तरह से हम लोग मोबाइल चलाते सो जाते हैं, जैसे कि रात में बेड पे गए, मोबाइल ले लिया,
और मोबाइल चलाते 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 हम सो गए। मोबाइल चलाते हुए आप सो गए, सुबह में आप उठेंगे आपको हेडेक होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपके माथे में टेंशन रहेगा, आपको कोई भी काम में मन नहीं लगेगा। ये आप लोग फील करें, जो लोग नहीं जानते हैं या फिर नहीं समझ पा रहे हैं वो एक दिन ज़रूर इसको प्रैक्टिकली इसको ये करके देखें, एक्सपीरियंस करें। सुबह में आप उठेंगे इरिटेटेड रहेंगे। अब किसी दिन क्या कीजिए कि सोने जाने से 2 घंटे पहले मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख के, और बेड पे मोबाइल कभी भी रख के नहीं सोइए। बेड से बाहर आप क्या करें कि बेड के पास में टेबल या कुर्सी कुछ भी लगा लें, सोने से पहले मोबाइल वहाँ रख दें, फ्लाइट मोड में करके सो जाएं 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले जैसे ही आप मोबाइल बेड से हटा देंगे और आप आराम से सोएंगे, उस दिन देखेंगे कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठ भी गए और काफ़ी फ्रेश आपको लगेगा, और आपको मन करेगा सुबह उठे हैं तो थोड़ा सा हम मॉर्निंग वॉक भी कर लें। और जिस दिन आप मोबाइल चलाते हुए सोएंगे उस दिन क्या होगा कि मॉर्निंग वॉक का तो समय छोड़िए, आप क्या करेंगे कि आपको उठना जनरली ऐसे 6 बजे चाहिए, आप 9 बजे उठेंगे, और तब हड़बड़ तड़बड़ में आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपको लेट हो ही जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में आप फर्क करके देखेंगे। अब इसमें रूट कॉज क्या आ रहा है? मोबाइल चलाते चलाते जो आप सो रहे हैं तो क्या हो रहा है ना कि आपका वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप मोबाइल देखते देखते वो ब्लू रे जो उसका होता है वो आंख में बार बार जा रहा है, और आपका दिमाग रिलैक्स्ड हुआ नहीं, और उसी हौच पौच वाले कंडीशन में वो हलचल जो दिमाग में हलचल जो चल रही है, जो आपने इंस्टाग्राम का रील देखा और उसके बाद से कुछ पॉलिटिशियंस का ये देखा, कंट्रोवर्शियल बयान देखा, कुछ ये होता है कि हिंदू मुस्लिम पे ये देखा, या फिर जो इंटरेस्ट है वो देखा, और उसके बाद वही सब बातें दिमाग में चलती रहेंगी, ना आप सही से सो पाएंगे और सुबह उठेंगे तो फ्रेश भी नहीं फील करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है मोबाइल की वजह से। वहीं दूसरी ओर बात करें, जब मानव को मैंने एक और किया था और बाकी सारे जीवों को एक और किया, तो बाकी सारे जीव जो हैं, अब सिंपल सी बात समझिए, गाय में भी ये सर्कैडियन रिदम प्रॉपरली वैसे ही फंक्शन करता है, कुत्ते में भी वैसे ही प्रॉपरली फंक्शन करता है। तो सिंपल सी बात समझिए, अगर मोबाइल को हम रूट कॉज क्यों बोल रहे हैं कि अगर उस गाय के पास भी अगर मोबाइल होता तो वो भी क्या करती कि रात भर IPL देखती, या फिर रात भर कोई उसकी फेवरेट मूवी होती वो देखती, और क्या है कि सुबह जब उठने का समय होता उस टाइम वो सोती, कोई वेब सीरीज 5-6 घंटे का देख लेती। अब 12 बजे गाय ने देखना शुरू किया, 6 बजे तक देखा, 6 घंटे में वेब सीरीज खत्म। 6 बजे अब गाय सोने गई, आप 7 बजे बाल्टी लेके उसको दूहने जाएंगे तो वहीं से लात मारेगी कि भागो यहाँ से, अभी हम रात भर सोए नहीं है, रात भर वेब सीरीज देखा है, तुम क्या करोगे 12-1 बजे आना दूध निकालने। ऐसे ही करते, लेकिन नहीं, वो नहीं करती है ना, क्योंकि वो मोबाइल नहीं चलाती, इसलिए सुबह सुबह उठ जाती है वो एकदम सुबह 4-4:30 बजे। आप किसी भी मवेशी को देखेंगे 4-4:30-5 बजे तक सारे मवेशी उठ जाते हैं। कुत्ता ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बजे भोर में वो उठ जाता है। जितने सारे जीव हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं, 3 से 4 बजे के टाइम में ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें सब पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। सिर्फ नहीं उठता है तो इंसान, जो कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कहा जाता है कि सबसे जिसको उच्च दर्जा दिया गया है वो सबसे तुच्छ दर्जे का काम कर रहा है, सबसे निम्न दर्जे का काम कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो ये निरंकुश सा हो गया है, इसको लगता है कि ये जो कर रहा है सब कुछ सही है। तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं अच्छी बात है, उसका ये है कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत सारा है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी है तभी तो हम ये वीडियो आप बना पा रहे हैं और हज़ारों और लाखों लोग तक हम पहुंच पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का सही यूज ये भी है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अभी हम जो ये लाइट के सामने वीडियो बना रहे हैं, अभी 12-12:30-1 बजे का समय जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मिसयूज भी कर रहे हैं इसका। अब मिसयूज कर रहे हैं तो क्या है, स्लीप डिस्टर्ब होगी, और स्लीप डिस्टर्ब होगी तो उसको मेंटेन हम कर लेंगे, कैसे रेगुलेट करना है वो तो हम कर लेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो मेंटेन तो कर लेंगे। लेकिन यही है कि सारे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो जो लोग नहीं समझते हैं, जो इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं, जो पूरी तरह से अवेयर नहीं है, जो इन सब चीज़ों का इफेक्ट कैसा होगा नहीं होगा, कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे इसको रेगुलेट करना है, जो नहीं जानते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जानी है। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि पेड़ पौधे मोबाइल नहीं चलाते हैं, कुत्ते मोबाइल नहीं चलाते हैं, गाय भैंस मोबाइल नहीं चलाते हैं, तो इसलिए वो टाइमली उठ जाते हैं, वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो और इंसान है कि ये पूरी तरह से एक्टिव नहीं है क्योंकि इसके हाथ में मोबाइल है।
तो इसलिए अब ये इन सारी बातों को हम कनेक्ट कर रहे हैं अब ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ या फिर जो स्पेशल किड्स जो हैं उनके साथ। आपने क्या किया है कि आप घर में मोबाइल चलाते हैं, आपको बच्चा देख रहा है, बच्चे के साथ आप बच्चे को जाने नहीं दे रहे हैं, आप क्या करते हैं कि दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, दिन भर लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने लगे रहते हैं, बच्चे को भी आपने वही माहौल दिया है, तो बच्चा भी दिन रात मोबाइल में लगा रहेगा, वो भी क्या करेगा, उसका भी बायोलॉजिकल क्लॉक धीरे धीरे डिस्टर्ब्ड होएगा, और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई, सारा प्रॉब्लम इन बच्चों में भी आना है, तो कहीं ना कहीं इनमें तो कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होनी ही होनी है, ना होने का सवाल है ही नहीं है। तो देखिए छोटी सी बात है, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, कितना वो नुकसान कर रहा है, इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। और रूट कॉज यही है, और इसका सॉल्यूशन भी अब हम आगे जो बताएंगे वो हो सकता है प्राइमरी सॉल्यूशन। हम लोग से हमेशा सेकेंडरी सॉल्यूशन पे भागते हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप खान पान में इंसान, मैंने बोला ना कि सबसे उच्च दर्जे का जिसको समाज में स्थान मिला है इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसको बोला जाता है, हमारे ग्रंथ में कहा भी जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मतलब कि कहा जाता है कि बहुत भाग्य से ये मिलता है मनुष्य का शरीर, 84 लाख योनि में भटकने के बाद एक बार एक योनि है मनुष्य की, जो सबसे उत्तम योनि है, उसमें हमको मिलता है ये जन्म। और कहा जाता है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, मतलब ये कि जो ये देवता लोगों को भी ये दुर्लभ है, देवता लोग भी चाहते हैं कि मतलब मानव रूपी शरीर में आएँ और यहाँ पे भगवत भजन करें और फिर उसके बाद अपने निज धाम को चले जाएं। ये आध्यात्म की बातें हैं, कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हाँ, इंसान होना सबसे उच्च दर्जे का ये तो है, ये आप भी समझ रहे हैं। तो जब इस तरह का हमको दर्जा मिला हुआ है तो उच्च दर्जे का काम क्यों नहीं करें, हम क्यों थोड़ी थोड़ी अपनी गलत आदतों की वजह से अपनी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर दें। अभी समाज में जितने भी झगड़े व्याप्त हैं, जितनी भी सारी कुरीतियां हैं, सब इसी की वजह से हैं कि हमारा अपना जो बायोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है, हमारे हर इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। जब आप भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे, अर्जुन जब ये कर रहे थे, सामने उनके परिचित थे, उन पे वो तीर नहीं चलाना चाह रहे थे, उनको मारना नहीं चाह रहे थे, तो जब भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सारा ये मिल जाएगा। और जब वो मुंह खोलते हैं तो बोलते हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ पहले से तय है, हर इंसान एक निमित्त मात्र है उस चीज़ को करने के लिए, सब कुछ वो पहले से लिखा हुआ है। तो निमित्त मात्र बने तो हम किसी को मारने के लिए, किसी के साथ धोखाधड़ी करने के लिए क्यों ये करें, हम किसी भलाई के काम के लिए क्यों नहीं ये करें। और जब वो मुंह खोलते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है कि पूरे ब्रह्मांड की चीज़ें दिख रही हैं। तो उसी तरह का हर एक इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है, खोजना अपने आप को। इस वीडियो में मैंने कुछ आध्यात्मिक बातें ज़्यादा करी हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। ये अगर आप समझ लेंगे आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी है। स्ट्रेस हमारी लाइफ में भी आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें समझ हैं तो थोड़ी देर वो टेम्पररी होता है, उसके कुछ दिन के बाद कुछ समय के बाद वो चला जाता है, विलुप्त हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप को उस हिसाब से मजबूत कर चुके हैं। आप लोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि दवा पे डिपेंडेंट नहीं रहे और जांच पे डिपेंडेंट नहीं रहे, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। और परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि रूट कॉज जानिए और उसको जड़ से ख़त्म कीजिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें और कारण समझ में आ गए होंगे कि किस कारण से होता है और इसके वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ये जो सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब्ड जो हो गया है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे और एक आराम से सुकून की ज़िंदगी कैसे जिएंगे, उसके लिए बात करते हैं। तो चलिए अब इसके मैनेजमेंट पे बात करते हैं। कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि सारे बीमारियों का मूल कारण हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक का डिस्टर्ब्ड होना है, सर्कैडियन रिदम का प्रॉपरली फंक्शन नहीं करना है। तो अब इसको एक उदाहरण से आपको समझाएंगे इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मेरे जो भी ये होते हैं क्लिनिक का जितना भी मेरा काम है और सब भी मेरा बिजनेस जो है, वो सब को जो ये करता है उसको मार्केटिंग कहें और उसका प्रिंटिंग वगैरह का जो काम देखता है, जो प्रिंटर है मेरा, उसको एक प्रॉब्लम है
हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड का लेवल बढ़ जाना। तो क्या है कि उसको जो प्रॉब्लम है थायराइड की, तो एक बार आया कि बोला कि देखिए ना सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और उसके लिए दवा लेते हैं। तो दवा लेते हैं, कुछ दिन ठीक रहते हैं, लेकिन दवाई टाइमली ले नहीं पाते हैं। अब टाइमली दवाई नहीं ले पाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि थायराइड का लेवल बढ़ जाता है। फिर उसके बाद थकान लगने लगता है, सुस्ती लगने लगती है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो मैंने बैठाया, उस दिन फुर्सत में थे, कुछ डिस्कस करना था, काफ़ी कुछ बनाना था, बहुत सारी चीज़ें ये करनी थी, तो डिस्कस करना था। तो 20-25 मिनट बैठा के मैंने सारा सर्केडियन रिदम वगैरह के बारे में समझाया। और मैनेजमेंट में मैंने यही बताया कि उसमें मैंने सारी दवा मना करा दिया कि दवा नहीं लेना है। मैनेजमेंट में मैंने ये बताया कि सुबह जैसे ही उठते हैं, तो सुबह उठते ही जैसे ही हम लोग मुंह धोते हैं, मतलब ब्रश करते हैं, तो जितने भी जर्म्स इकट्ठा हुए थे रात में, हम जब सोते हैं तो अनगिनत ऐसे कीड़े मकोड़े हैं। ये नहीं कि वो दिखने वाले, अब तिलचट्टा मुंह में घुस जाएगा तो पता तो चलेगा, मच्छर घुस जाएगा तो पता तो चलेगा, मतलब कितने ही सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स होते हैं हमारे मुंह में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए तो सुबह मुंह बदबू देता है। तो ये जर्म्स जो इकट्ठा होते हैं, जब तक ये हैं तब तक सही है। जैसे ही हम ब्रश वगैरह करते हैं और कुल्ला कर लेते हैं, पूरा मुंह फ्रेश जैसे हुआ, उसके आधे घंटे के अंदर ही कुछ ना कुछ हमको नाश्ते के तौर पे ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? अगर आप नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही ये जर्म्स फ्रेश हुए, उसके बाद हमारा एब्डोमेन में जो होता है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सब सिक्रीट होने लगते हैं, और वो एंजाइम का नेचर जनरली एसिडिक होता है, क्योंकि वो खाना को पचाने के लिए होता है। तो अब जो भी एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो क्या करेंगे कि जब अंदर कुछ भी फूड मटेरियल नहीं जाएगा, नाश्ते के तौर पे कुछ भी हमने नहीं किया है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो सारा एंजाइम जो एसिडिक एंजाइम है, तो उसका नेचर एसिडिक है, मतलब कि एसिड मतलब आप तेजाब तो समझते हैं, अम्ल। तो क्या करेगा कि जब उसमें फूड मटेरियल नहीं गया है तो क्या करेगा, धीरे धीरे विसरल लेयर जो हमारा एब्डोमेन का हो, जो अंदर का लेयर होता है, वो स्मूथ मसल्स होते हैं, तो विसरल लेयर को क्या करेगा, धीरे धीरे वो गलाना शुरू कर देगा। और गलाना शुरू कर देगा तो क्या होगा कि बाद में वही हमारी प्रॉब्लम, पहले तो एसिडिटी होगी क्योंकि वो एसिड सिक्रीट हो रहा है और वहाँ पे कुछ पचाने को है नहीं, तो पचाने को जब नहीं है तो क्या करेगा, विसरल लेयर को धीरे धीरे वो गलाएगा। और विसरल लेयर को जब गलाएगा तो पहले तो एसिडिटी होगी, मतलब खट्टा डकार आएगा। और ये महिलाएं ज़्यादा इसको अनुभव कर सकती हैं, क्योंकि सुबह उठती वो 6 बजे हैं, मुँह भी 6 बजे धो लेंगे, लेकिन नाश्ता उनका होगा 12 बजे। 6 घंटे घर का काम, बच्चे को रेडी करना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, हस्बैंड के लिए सारा कुछ ये करना, प्रेस करके कपड़ा देना, सारा व्यवस्था कर, जूता मोजा पैंट टाई बेल्ट सब खोज के देना। उसके बाद जब सारे ये लोग चले जाएंगे तब उसके बाद क्या है कि घर का सारा जो बर्तन चूल्हा चौका करने के बाद तब फ्री होंगी तो क्या करेंगी, नाश्ता करेंगे। और नाश्ते में क्या करेंगे, 1 कप चाय। अब सुबह से पेट खाली, वहाँ एसिडिक एंजाइम सिक्रीट हो रहा है, और नाश्ते में ले लिया 1 कप चाय। अब क्या कर रहा है कि ये एक तो क्या है कि आग पहले से उसमें घी का काम ये कर गया। और तब महिलाएं शिकायत ये करती हैं, बहुत सारी पेशेंट लोग आते हैं तो शिकायत ये करते हैं कि सर हमेशा खट्टा डकार आना और गैस हमेशा बना रहना। तो जिन लोग, मैंने 90% फीमेल लोग से पूछा है कि ये कारण है कि मतलब आप उठ तो 5-6 बजे जाएंगी, नाश्ता आप 12 बजे करेंगी, 90% फीमेल लोग में ये है। तो सेम यही कंडीशन उस प्रिंटर में था। तो उससे मैंने पूछा कि आप सुबह उठते हैं तो नाश्ता कब करते हैं? बोला कि सुबह मुंह धो लिया, उसके बाद निकल गए, कहीं बैनर लगाना है, कहीं पोस्टर लगाना है, कहीं से कुछ ये लेना है, नाप लेना है और ये सब करना है। तो सुबह मुंह धोया, लेकिन 4-5 घंटे बाद 10-11 बजे तक कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं। तो इसकी वजह से अब उसमें वो प्रॉब्लम और बढ़ते जा रही थी। दवा भी ले रहा था फिर भी कारगर नहीं हो रहा था। दवा दिया जाता है टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए, आप अपना रूटीन सही नहीं करेंगे तो कैसे ये होगा। तो महिलाएं जो ये वीडियो देख रही हैं, सब लोग आप ध्यान जरूर देवें कि प्रॉब्लम आप लोग को जो एसिडिटी वगैरह की होती है इसी की वजह से होती है। तो मुंह धोते ही कुछ ना कुछ नाश्ता कर लेना चाहिए, और नाश्ते में चीनी लेके नहीं फाँक लेना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का, तेल वेल वाला आइटम नहीं लेना होता, हल्का फुल्का। सुबह में आप नाश्ते के लिए फ्रूट वगैरह रख सकते हैं, खीरा वगैरह रख सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया सूजी का हलवा आप बना सकते हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी अच्छा होता है।
डाइजेस्टेबल होता है, खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं। नहीं वो पसंद है तो आप हल्का फुल्का कुछ भी नाश्ता में, जैसे मखाना वगैरह हो गया, या फिर सुबह में 1-2 रोटी वगैरह ही बना के आप ये कर लें, मतलब नाश्ते में हल्का फुल्का ये जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और बच्चों को भी, जो स्पेशल किड्स हैं, उनको भी यही करें कि मुंह धोए, और मुंह धोते ही क्या होता है कि आप लोग जो दूध का बॉटल जो आप लोग पकड़ा देते हैं, तो मुंह सुबह उठते ही दूध नहीं पीना चाहिए, कभी भी नहीं, वो नुकसान करेगा। और उसकी वजह से फिर भी होता है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम होएगी, या तब आप लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन रहता है या गैस बनता है। सुबह उठते दूध जो आप लोग दे देते हैं वो गलत है। आप दें, कुछ नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के बाद आप दूध दे सकते हैं, हल्का गर्म दूध दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो ये प्रॉब्लम जो मैंने बताई कि अब ये हो रहा है कि वो जो थायराइड की प्रॉब्लम उनको थी, वो थायराइड की प्रॉब्लम मैंने रूटीन बताया कि रूटीन ऐसे फॉलो कीजिए, उसने वैसे किया। अब उसके बाद मैंने पूछा कि खाना कब खाते हो, लंच का, तो बोला कि बस वही 2-3 बजे के आसपास में। तो मैंने पूछा कि खाने में क्या, तो चावल कितना, तो बोला कि जितना खा सकते हैं उतना। अब जितना खा सकते हैं उतना, एक तो एसिडिटी की प्रॉब्लम लेके रह रहे हैं क्योंकि नाश्ता आपने लेट से किया है, उसके बाद जितना खा सकते हैं एक ही बार में पूरा गले तक हम लोग भर जो देते हैं, तो वो जब पूरा ये भर ही दिया जाएगा तो डाइजेशन प्रॉपरली होगा कैसे, तो ओवरफ्लो होएगा। तो अब GERD एक टर्म आपने सुना, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं उसको, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो ये सब भी डेवलप होता है उसी की वजह से। तो खाने में मैंने बोला कि बस आपको 2-2 रोटी लेना चाहिए। आप दिन में भले 4 बार 5 बार खाएं, लेकिन आप 1-1 या 2-2 रोटी खाएं। 8 रोटी अगर एक बार में खाते हैं उससे अच्छा है कि 2-2 रोटी खाएं। 2-2 रोटी खाने से क्या होगा, ईजिली वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपको ये है कि 2 घंटे बाद फिर से भूख लगे तो खा ले। तो क्या भूख से हमेशा थोड़ा सा कम खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और यकीन मानिएगा, किसी दिन उसका एक वीडियो लेके भी आप डाल देंगे हम, जिस दिन से उसने ये डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू, डाइट चार्ट में मैंने डाइटिंग कुछ नहीं कराया, सिर्फ रूटीन सेट किया, और जिस दिन से उसने ये फॉलो करना शुरू किया, 15 से 20 दिन में उसका थायराइड का लेवल बराबर इक्वल रहने लगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी। और वो आदमी अभी पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से काम कर रहा है, पूरी तरह से जितना काम पहले करता था प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई, और वो अभी खुश रहता है, अभी इरिटेटेड नहीं रहता है, परेशान नहीं रहता है, अभी उसका वजन भी एकदम एक समान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिर्फ एक रूटीन सही सेट कर लेने से इतना बड़ा चेंज हो सकता है। उसकी दवा भी छूट गई, डॉक्टर से इधर उधर उसको बार बार टेस्ट और दवाई के लिए दौड़ाते थे, वो सब खत्म हो गया, और वो आदमी पूरी तरह से अभी ठीक हो गया, मतलब कंट्रोल में है। पूरी तरह से ठीक होना नहीं होना वो आपके हाथ में, कंट्रोल में है। तो हम मैनेजमेंट पे बात कर रहे थे, तो ये एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे। और पेप्टिक अल्सर एक टर्म मैंने बीच में यूज किया था, जो कि मैंने बोला कि वहाँ पे रिलीज होगा, एसिडिक एंजाइम सब रिलीज होगा, और क्या करेगा, धीरे धीरे स्मूथ मसल को वो डैमेज करेगा, और यही चीज़ें 6 महीने साल भर तक चलेंगी। तो फिर क्या हुआ कि वही अब पेप्सिन वगैरह रिलीज जो होता है वो क्या करेगा, धीरे 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 वहीं पे विसरल लेयर जो हमारा होता है स्मूथ मसल, उसमें धीरे धीरे वो घाव बनते जाएगा, और वो बाद में अल्सर का रूप ले लेता है। वही जो घाव बन जाएगा उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, और पेप्टिक अल्सर और डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमेशा एसिडिटी बनी रहेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है टाइमली नहीं खाने की वजह से। अब देखिए, अब इसमें कौन सा दवा आप कराएंगे, और जब पेप्टिक अल्सर हो जाएगा तो एंडोस्कोपी कराइए, उसमें ये होगा, और तब कहेगा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसमें ये दवा देना पड़ेगा, वो दवा देना पड़ेगा, बस दौड़ते रहिए, प्रॉब्लम आपको है। तो सिर्फ आप थोड़ा सा रूटीन सेट कर लेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जानी है। हम ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में हमेशा बोलते हैं कि हम सिर्फ बच्चों का इलाज नहीं करते हैं, बच्चे के पेरेंट्स का इलाज करना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको सही चीज़ें जाननी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सही रहेंगे तभी बच्चे को सही रख पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, तो बच्चे के साथ तो नुकसान तो कर ही रहे हैं ना। अब कैसे कैसे बचा जा सकता है इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से, तो सबसे पहले मोबाइल में जो स्क्रीन टाइम जितना हो सके अपना कम करें, बच्चे का भी कम करें, ताकि वो रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, आप भी रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं रियल वर्ल्ड में, वो वर्चुअल वर्ल्ड में कब तक जिएंगे आप, कब तक आप अपने 1000-2000 फॉलोअर्स के फेर में पड़े रहेंगे, कब तक उनके लिए ये करते रहेंगे जो कि क्षणिक फॉलोअर्स हैं। वो थोड़ा सा एक ये होता है, कोई गलत चीज़ आपने ये कर दिया, अपना ओपिनियन आपने शेयर कर दिया, किसी पॉलिटिकल एंगल पे आपने शेयर कर दिया, उसी में से 1000 में से 500 लोग आपके खिलाफ में हो जाएंगे, 500 आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो 500 आपको समर्थन मिला, 500 आपको गाली मिली, उसके बाद आपका दिमाग हो गया डिस्टर्ब कि हमको हेट मिलने लगा, हेट मिलने लगा।
तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? ये सब ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो आधार कार्ड से ज़्यादा मैंडेटरी हो गया 1.5 GB डाटा हर किसी के फ़ोन में रह रहा। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट सीधा सा ये, हम लोग के यहाँ मेंटालिटी भी ये है कि जैसे 1.5 GB डेटा खर्च कर, मतलब कि पूरी तरह से यूटिलाइज करने के चक्कर में हम 3 घंटा 4 घंटा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। उस 3 घंटे 4 घंटे को हम यूटिलाइज करें पॉजिटिव वे में, तो उस 1.5 GB डेटा जो है उसको ज़िंदगी भर के लिए रिचार्ज कराने भर का पैसा हम कमा लें। तो हम उसमें काम क्यों नहीं, उसके लिए ज्ञान हम अर्जित कर लें 3 घंटे 4 घंटे में। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा डाउनलोड कर लेंगे कि सारा डेटा मेरा आ जाए, मतलब यूज हो जाए। हमको लगता है, मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे यहाँ अगर डेटॉल की शीशी फूट जाए तो वेस्ट ना हो, उसके लिए क्या करें, उंगली ही काट लें कि लो कम से कम यूज तो हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। तो इन सब चीज़ों से बचें, मोबाइल और वो स्क्रीन का एक्सपोजर कम करें। दूसरी चीज़ कि थोड़ा बहुत मेडिटेशन पे ज़रूर ध्यान दें, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, खान पान में वेजिटेरियन रहें, प्योर वेजिटेरियन नहीं हो सकते, वेजिटेरियन तो कम से कम रहें। इसके अलावा क्या है कि थोड़ा बहुत मतलब कि फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपका प्रॉपर ब्रीदिंग जब होते रहेगा, लंग्स प्रॉपरली फंक्शन करेगा। थोड़ा जॉगिंग वॉकिंग और रनिंग वगैरह कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि हार्ट भी प्रॉपरली, सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इससे क्या होगा कि टाइम से सोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल छोड़ दें और उठने के 1 घंटे तक तो मोबाइल नहीं चलाएं। पूरी तरह से फ्रेश हो लें तब मोबाइल चलाएं, चलेगा। हम जब सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, 1 से 1.5 घंटे पहले मोबाइल फ़्लाइट मोड में रखते हैं, और सुबह जब तक उठ नहीं जाते हैं तब तक मोबाइल फ़्लाइट मोड में रहता है। उठते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, तब आधे घंटे बाद फ़्लाइट मोड से हटाते हैं। बहुत सारे मैसेजेज और कॉल आए रहते हैं, सबका रिप्लाई उठने के बाद करते हैं, जब पूरी तरह से तैयार हो गए, खुद को पूरी तरह से रेडी कर लिए तब। तो इसलिए क्या होता है कि प्रॉपर रूप से दिमाग हमारा काम करता है, और जो चीज़ें हम पढ़ना चाहते हैं, जो चीज़ें हम गेन करना चाहते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं तो पूरी तरह से समझ में आ जाती है एक ही बार में, क्योंकि मेरा दिमाग सही है, मेरा दिमाग सही रूप से फंक्शन कर रहा है, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक सही रूप से फंक्शन कर रहा है। हम बार बार बोलते हैं कि 10 साल से मेरी बॉडी ऐसी ही है, तो ये ऐसी इसलिए है क्योंकि हमको थोड़ा सा भी अगर वजन बढ़ेगा तो फील हो जाता है कि नहीं, कहीं तो प्रॉब्लम हो रही है। और सप्ताह में एक दिन 10 से 12 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अभी तो गर्मी का समय है तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी फरवरी और मार्च तक मैंने ये किया है कि सप्ताह में 1 या 2 दिन 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलते हैं। उससे क्या होता है कि प्रॉपर फंक्शन बॉडी का होते रहता है, रेगुलेशन, पूरे सिस्टम का प्रॉपर रेगुलेशन होते रहता है। तो इससे क्या होता है कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी है, और ज़िंदगी सुचारू रूप से चलनी है। जब तक जिएंगे तब तक स्वस्थ रूप से जिएंगे, ये ज़रूरी होता है। और हम हमेशा बोलते हैं कि शारीरिक आप रूप से आप स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से 90% लोग अभी बीमार हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। ये क्या है, शरीर से आप हट्टे कट्टे दिख रहे होंगे, क्योंकि खाने पीने में कमी नहीं हो रही। अभी के टाइम में किसी को खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम ये मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इतने फंस चुके हैं कि इनकी वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रेस वगैरह, एंजाइटी वगैरह हमारी लाइफ में घर कर लिया है, और इसी की वजह से सारा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम से अगर छुटकारा आप चाहते हैं तो आज से 10 साल पहले वाली जो ज़िंदगी थी उसी लाइफस्टाइल में जाएं। मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट छोड़ दें, आधुनिक सुख सुविधाएं छोड़ दें, लेकिन जीवन उसी तरह जिया जा सकता है सही से। नहीं तो ये जो हम लोग, जिन लोगों से इंस्पायर होके, जिन इन्फ्लुएंसर्स, जो ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स जो अपने आप को कहते हैं, इन लोग की ज़िंदगी में देखिए ना, आपको जो बाहर से दिखाया जाता है वो फिल्टर चीज़ दिखाया जाता है। रियल वर्ल्ड जो होता है वो फेक वर्ल्ड है। वो एक तो कैसी भी रानू मंडल भी क्या है कि कभी कभार मेकअप करके वो क्या है कि और अपना ये करेगी, पूरा मेकअप में जब आ जाए। बहुत सारे मैंने चाइनीज और कोरियन ये को देखा है कि काफ़ी एजेड लड़कियां क्या औरतें हैं, वो मेकअप करके एकदम 16 साल 18 साल की लड़की बन जाएगी, और जब धीरे धीरे मेकअप हटाएगी, नाक में से क्या निकालेगी, आँख में से क्या निकालेगी, और वो सब निकालने के बाद लगेगी इतनी बूढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की सच्चाई यही है। उन लोगों से इन्फ्लुएंस होके, और ये एक्टर्स और पॉलिटिशियंस और इन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होके हम लोग भी कहीं ना कहीं उनको कॉपी करना शुरू करते हैं।
लेकिन उनके रियल लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको अंदाज़ा भी है कि कितनी नर्क इनकी लाइफ हुई पड़ी है। आए दिन किसी सेलिब्रिटी को आप सुनेंगे सुसाइड कर लिया, उसको क्या चीज़ की कमी थी? आप जिस चीज़ से इंस्पायर हुए हैं उसका देख के उसके पास वो सारा कुछ है, लेकिन फिर भी उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, उसका मूड स्विंग हो रहा है, उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा। तो आप भी वही ज़िंदगी चाहते हैं। अगर सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं तो आप जड़ से जुड़े रहें, ज़मीन से जुड़े रहेंगे, तभी अपनी सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहेंगे, तभी आपको सुकून की ज़िंदगी मिलेगी। और हमेशा से जो पुराने जो ये हैं सभ्यता संस्कृति आ रहे हैं सदियों से हमारे ये में, उनसे हमको जुड़ाव रखना ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम तो होएगी। तो ये सब सारी बातें बताने का रीज़न ये था कि आप रूट कॉज जाने की प्रॉब्लम की जड़ क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, मोबाइल जितना कम से कम चला सकते हैं कम से कम कर दें, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को रख दें, नहीं चलाएं। इस तरह से आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं और एक लंबा समय तक आप जी सकते हैं। हमारे गांव में एक ये थे, वो तो दारू पीने वाले आदमी थे, वो शायद अभी एक्सपायर भी कर गए, अभी तो मिलते नहीं। उनको जब कोई प्रणाम करेगा, दारू पिए रहेंगे तो बोलेंगे ज़िंदगी भर जिया, मतलब जुग जुग जिया नहीं और लंबा उम्र होवे नहीं। एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई, एकदम ऑनेस्ट आशीर्वाद, ज़िंदगी भर जिया, मतलब कि तुम्हारी जितनी ज़िंदगी है उतना ही जियो। काफ़ी सही ये करते थे। अभी किसी की ज़िंदगी का कोई ठिकाना है नहीं। हम लोग अपने ये होता है कि मैंने बार बार ये करा है कि सतयुग जब था तो उसमें 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, 1 लाख वर्ष की उम्र होती है। इसीलिए तो हम लोग सुनते हैं कि कोई ऋषि मुनि का सुने कि 26,000 वर्ष तक यहाँ तपस्या किए, 10,000 वर्ष तक यहाँ तपस्या किए। मतलब क्यों? इतना साल कौन जीता? तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी इसलिए। उसके बाद त्रेता युग आया, श्री राम भगवान का युग, उस टाइम में 10,000 वर्ष की आयु होती थी। उसके बाद द्वापर युग आया, श्री कृष्ण भगवान का युग, उसमें 1000 वर्ष की आयु होती थी। उसके बाद कलियुग आया, उसमें 100 वर्ष की आयु है। तो हमसे पहले जितने भी ये थे वो सब अपना पूरा उम्र पूरा करके जाते थे। और आप 1-2 जनरेशन हम लोग में ही पीछे जाएं कलियुग में, तो आपके गांव में बड़े बुजुर्ग ऐसे मिल जाएंगे, या फिर आपके परिवार में ही बड़े बुजुर्ग जो कि 100 साल, 102 साल, 4 साल, 5 साल, 104-5 साल तक जी के गए हैं। अभी के टाइम में हम लोग अपने करनी के हिसाब से, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, उसकी वजह से 60-65 आखिरी हो जाता है। उसके बाद आदमी एक्सपायर कर जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ही हमने पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया। अगर संयम में जीते तो हम भी 100 साल पूरा कर सकते हैं। तो आप खुद समझदार हैं, अब समझदार को इशारा काफ़ी होता है। इतनी सारी बातें आपको पूरी दुनिया में किसी भी चैनल पे या फिर किसी भी डॉक्टर के द्वारा नहीं बताया जाएगा कि रूट कॉज क्या है और उसका मेन मैनेजमेंट क्या है। ये सिर्फ हम बताएंगे। हो सकता है कुछ लोग और ही ये करे होंगे, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को इतना एक्सप्लेन करने के लिए, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आपको फिलोसफर होना चाहिए था, डॉक्टर नहीं होना चाहिए था। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सही चीज़ें हैं वो हम हमेशा बताते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे, अवेयर करते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।